एम, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना। चैट बॉक्स में भी बता सकते हो और अगर चाहो तो खुद को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, कंप्लीटली आपका चॉइस है। थोड़ा सा प्लीज यूज टू हो जाओ गाइस, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने जूम पे पहले क्लासेस की होंगी, इन बहुतों के लिए नया होगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप बताइए आप अवंती के साथ जुड़कर क्या करना चाहते हो, क्या है आपके एम? क्लास 10th में हो, क्या है आपका एम? सो आई कैन सी निखिल का कहना है, निखिल पॉलिनोमियल से शुरू करूंगा, थोड़ा सा इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। अपूर्वराज का कहना है कि डाउट क्लियर करना है यहाँ पे, शुभम का कहना है कि आईएएस बनना है, प्रियंका का कहना है डाउट क्लियरेंस एंड बेस्ट एजुकेशन। शुभम क्लास 10th का एग्जाम पास करके आईएएस बन जाओगे? हमारी एक स्टूडेंट है, अभी मैं उसे 11th में जेईई की क्लासेस ले रहा हूँ, उसने 96.2% स्कोर किया। इज शी एलिजिबल टू बिकम एन आईएएस? 10th में हो, 10th का एक एम लेकर चलो कि फिलहाल देखो एक लॉन्ग टर्म गोल सबका होना चाहिए, ठीक है, कि 3 साल बाद 5 साल बाद आप क्या करना चाहते हो, बट एक शॉर्ट टर्म गोल होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने सीधा 5 साल बाद ग्रेजुएशन कब करोगे आप, रफली 6-7 साल अभी है, तो आईएएस की एग्जाम आप उसके बाद ही दे सकते हो। ओके, तो शुभम एंड अंकित कुमार प्लीज म्यूट कर लो खुद को, मैं बहुत बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। So as I was saying guys कि जो आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक शॉर्ट टर्म गोल भी होना चाहिए। जैसे अभी आप 10th में हो, जस्ट आपने शुरू किया है, आप में से बहुतों के मन में डाउट्स होंगे, इश्यूज होंगे कि यार हमारे टाइम पे ये होना था, बट आप थोड़ा सा सोचो, जिन लोगों के एग्जाम से इस साल कुछ के एग्जाम्स रुक गए हैं, कुछ लोगों के आईआईटी एंड नीट के एग्जाम्स होने वाले थे, अभी वो अभी होने वाले, जुलाई में होने वाला था, अब वो सितंबर में होगा, तो पूरी वर्ल्ड को प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप एक स्पेशल स्पीसीज हो या फिर भगवान ने आप ही को चुना है और आप ही को ये सारे प्रॉब्लम झेलने के लिए भेजा है, राइट? हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम भी नए सिस्टम के साथ यूज टू हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। शॉर्ट टर्म गोल सबका क्या होना चाहिए? 10th में हो तो 10th का एग्जाम पास करोगे, 10th का एग्जाम आपके करियर का सबसे पहला एग्जाम होगा जो कि बहुत बड़े लेवल पे होगा। आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने भी कोई एक ऐसे कंपटीशन में पार्ट लिया है जहां पे 20-25 लाख लोग एग्जाम देते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल 10th की बोर्ड्स की बात करूं तो इस साल लगभग 19,80,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम्स लिखे, ठीक है, सिर्फ मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई क्लास 10 19,80,000 लोगों ने एग्जाम्स लिखे। अब यही इन्हीं में से कुछ आप होने वाले हो अगले साल में, राइट? तो उसमें एक गोल होना चाहिए। अब लोग अपना गोल बनाते हैं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, एटलीस्ट 80 के ऊपर तो रहना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। सो ठीक उसी तरीके से इस गोल के लिए अवंती आप पूरी तरीके से केपेबल है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। जैसे कि सौरभ सर ने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया होगा कि हमारे लगभग 25% बच्चे, जितने बच्चे थे हमारे पास क्लास 10 में, उनमें से 25% बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया। आगे रिजल्ट आ रहे हैं, अभी भी शायद कुछ रिजल्ट बचे हुए हैं, बट अभी फिलहाल जो मुझे पता है 96 पॉइंट समथिंग हमारा हाईएस्ट परसेंटेज है। उनमें से 3-4 बच्चे अभी हमारे साथ 11th में भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उनको जेईई एंड नीट की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जहाँ पे कुछ भी इश्यूज है, ठीक है, आपको समझना हो कि लाइक कुछ का कहना था कि दे वांट बेस्ट इन द एजुकेशन, ठीक है, उनको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, तो आई डोंट थिंक हमें वो चीज बताने की जरूरत है। छपरा में अवंती इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम्स व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ठीक है, फैकल्टीज की क्वालिफिकेशंस, फैकल्टीज का पढ़ाने का स्टाइल, नॉलेज, एवरीथिंग आई थिंक एक नाम एस्टैब्लिश कर लिया है हम लोगों ने छपरा के अंदर। सो देखते चैट पे बहुत लोग, पीयूष का कहना है आई वांट टू बिकम अ सीए विद द हेल्प ऑफ अवंती क्लासेस। सो पीयूष
सबसे पहली चीज सीए बनना है, मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि कम से कम 10th में आपको जो मैथ्स है वो आप अच्छा कर लो, तभी जाकर वहां के पार्ट में थोड़ा सा आगे की चीजों में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। बट गाइस सबसे पहली चीज अवंती यहाँ पे 10th में आप लोगों को क्या पार्ट किस चीज में हमारा फोकस रहेगा वो मैं शॉर्ट में बता दूंगा। ऑब्वियसली बोर्ड्स, ठीक है। चाहे कोई स्टूडेंट कोई हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, एक चीज सबको देना है वो है बोर्ड्स, ठीक है। एंड बोर्ड्स की जब बात करें तो आई थिंक सबको सबके सबके पास राइट है अपने हिसाब से एक परसेंटेज सोचना, बट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम शुड बी मोर देन 90%। ये एक टारगेट लेकर चलो। इसका सिंपल सा रीजन है गाइस, जैसे मैंने बोला कि 10th आपका पहला एग्जाम है करियर, ठीक है, जो कि आप बहुत बड़े लेवल पे देते हो और ये चीज इंटरव्यूज वगैरह में भी आपकी हेल्प करती है। नीडलेस टू से 10th के परसेंटेजेस पे आपको बहुत सारे अच्छे स्कूल्स में 11th में एडमिशन भी मिलता है, ठीक है। तो ये टारगेट लेकर चलो, बहुत आगे हेल्प होगा। इसके अलावा ओलंपियाड्स की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ओलंपियाड्स में एक मैथ वाला सेक्शन रहता है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट वो मैं कवर करवाऊंगा। बट इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एनएसटीएससी हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा एनटीएससी हो गया। जब मैं मैथ की क्लासेस लेना शुरू करूंगा तब एनटीएससी के ऊपर ब्रॉडली डिस्कस करूंगा। शॉर्ट में भी इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो क्लास 10th के सारे बच्चे एलिजिबल है देने के लिए, और तकरीबन 10 लाख बच्चे हर साल एनटीएससी का एग्जाम लिखते हैं, जो कि 2 लेवल पे होता है, स्टेज 1 स्टेट लेवल पे एंड स्टेज 2 नेशनल लेवल पे। और जो लोग दोनों स्टेज क्लियर कर लेते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो एसओएफ के ओलंपियाड्स हो गए, जैसे कि एनएसओ हो गया, आईओ हो गया एंड सो ऑन। तो ये हमारा टारगेट रहेगा आपको प्रिपेयर करवाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। तो हमारी जो टेस्टिंग होगी उस टेस्टिंग में हम आपको, हाँ बोलिए, जो हमारी टेस्टिंग होगी उस टेस्टिंग में आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी लिए जाएंगे, जहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको आंसर पूरा लिखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स, एक नंबर का आंसर है तो फिर एक लाइन 2 लाइन में खत्म करना है, 2 नंबर के आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड सो ऑन। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का तो फंडा एकदम क्लियर है, क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, कैसे सॉल्व करें मतलब नहीं हो, लेकिन सही आंसर आना चाहिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, 10th के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ओके। तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें वो भी बहुत मैटर करता है। एंड आज के टाइम पे आई डोंट थिंक मुझे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। ये अब तो सीबीएसई ने भी अपने एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, और इसके बाद आगे जो भी करियर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे मान लो कि बैंक के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। अंकित कुमार म्यूट कर लो खुद को, बार बार मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कर रहे हो खुद को। शुड आई रिमूव यू? बीच में आवाज आ रही है ना? ओके, सो एज आई वाज सेइंग गाइस कि जो भी करियर रिलेटेड एग्जाम्स होंगे ना, मान लो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ को सीए बनना है, कुछ लोगों को आईएएस बनना है, कुछ को इंजीनियरिंग करना होगा, कुछ को डॉक्टर बनना होगा, कुछ आगे और कुछ एग्जाम्स, कुछ को लेट्स से लॉयर बनना है। तो आजकल हर एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं उन सारे एग्जाम्स में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, थिंकिंग, वो सारी चीजें की तैयारी आपकी यहाँ से शुरू होने वाली है। बहुत रेयरली अभी आप में से बहुत कम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देना शुरू किया। उन सब चीजों के ऊपर यहाँ पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछ सकते हो, अनम्यूट करके कुछ पूछना है, अंश अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछो।
पूछना है कुछ आप लोगों को? आगे प्रियांशु का रिप्लाई आया है, नहीं पूछना। अमन, अच्छा नहीं, अमन तो अवंती का है। अमृत, अनामिका, आर्यन, आयशा, हर्षित, ओके। निखिल का कहना है कि सर आर एस अग्रवाल से डाउट्स क्लियर होंगे। आर एस अग्रवाल से भी होंगे, आर डी शर्मा से भी होंगे, ठीक है। आर एस अग्रवाल जो लोग सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं वो आर एस अग्रवाल लेते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से टॉपिक को समझना चाहते हैं वो आर डी शर्मा लेते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप चैप्टर को ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो आर डी शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपको मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग से उतना ये इशू नहीं है, तो फिर आप आर डी शर्मा ले सकते हो। बट एज आई टोल्ड यू, मेरा सजेशन रहेगा आर डी शर्मा लो, क्लास में हम उसके प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आयशा, हर्षित, आर्यन का क्वेश्चन है कि सर एग्जाम्स में ज्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं या आर.एस. अग्रवाल से? तो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे लोगों से पूछता हूं, आप में से कितनों लोगों को लगता है कि जो एग्जाम्स में, अच्छा सबसे पहले निखिल आप ये बताओ, सॉरी आर्यन बताओ, कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो? बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हो या ओलंपियाड्स की बात कर रहे हो? सर बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। बोर्ड एग्जाम की बात करें, ठीक है। yes, तो बोर्ड एग्जाम्स में जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है ना, उसने एनसीईआरटी को देखकर ही बनाया गया। अब जैसे एनसीईआरटी में मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल में है, कुछ एक क्वेश्चन है x² + 1, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल दिया मैंने x² + 1 और इसका एक पॉइंट पे वैल्यू पूछा गया, तो एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन होगा, आर.एस. अग्रवाल में इसके 5 क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरीके से आर.एस. अग्रवाल ने हर क्वेश्चन के को रिपीट किया, वैल्यूज चेंज कर करके, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करके वो चीज एक तरीके से काइंड ऑफ उनके दिमाग में फिट हो जाए और बोर्ड्स में अच्छे से मार्क्स स्कोर हो जाए। तो अगर ध्यान से देखोगे कि अच्छा बोर्ड्स में कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में, क्योंकि आप खुद सोचो जो एनसीईआरटी का जो आपके बोर्ड्स का पेपर बना रहा होगा, क्या वो आर.एस. अग्रवाल लेके बैठेगा कि अच्छा आर.एस. अग्रवाल एग्जांपल 14 अच्छा लग रहा है इसे रखते हैं पेपर में? ये नहीं होता। तो टारगेट रखना है एनसीईआरटी को बेस रखिए। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको 2x + 1 का वैल्यू x = 5 में निकालना आता है, तो 2x + 1 की जगह अगर मैंने 4x + 1 कर दिया तो उधर भी वैल्यू निकालना आना चाहिए, है कि नहीं? और आर.एस. अग्रवाल में इसी को रिपीट कर दिया जाता है। तो आर.एस. अग्रवाल ऐसा नहीं है कि कुछ आपको क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देता है, क्वेश्चंस के लेवल को एग्जैक्टली एनसीईआरटी में ही रखता है, लेकिन रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आई होप वो आंसर करता है आपके क्वेश्चन को। मानस, कोई क्वेश्चन है? ऋतिक, रश्मि, संचिता, शालिनी, शिवम, श्रेय, अमृत, श्रेया, शुभम, 2 शुभम है, श्याम, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? शुरू करें फिर टॉपिक्स के साथ। ओके, जहां भी कोई चीज दिक्कत हो रही होगी प्लीज ओके। So polynomials. Now polynomials में सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। दो चीजों के बारे में बात करनी है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। इसका आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कांस्टेंट्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में अगर मुझे कोई कांस्टेंट दे दिया गया है, मान लो 5, तो उस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब 5 तो मैंने सीधा नंबर लिख दिया, मैंने सीधा एक कांस्टेंट नंबर लिख दिया, लेकिन हो सकता है कि मैंने ऐसे बोल दिया हो कि एक क्वेश्चन में कांस्टेंट है
k, कांस्टेंट है k, ठीक है। सो जैसे कि आप सबको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पता होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है क्या? इसमें क्या बोला जाता है, सबसे बड़ी चीज क्या बोलते हैं आप लोगों को, कि यहाँ पे जो a होता है, b होता है एंड c होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं कांस्टेंट। x क्या होता है? x होता है वेरिएबल। अभी कांस्टेंट पे बात करें तो abc क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में अगर मान लो 2 आ गया, सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करके a का वैल्यू आपको 2 आ गया, तो फिर उस क्वेश्चन में जहां जहां a दिख रहा होगा या जहां जहां a यूज करना पड़ रहा होगा, हर जगह पे आप a की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू वेरिएबल। वेरिएबल जनरली आप जब भी वेरिएबल की बात करते हैं तो आप x को कंसीडर करते हो, राइट। वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट, इसकी जो वैल्यू होती है ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 1, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है 2x + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू बताना तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यार यहाँ पे जो x है ये एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, और यहाँ जब x की वैल्यू मान लो मैं 5 रखता हूँ, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2 × 5 + 1, जो कि हो गया 11। x की वैल्यू 7 रख देता हूँ, बन जाता है 2 × 7 + 1 15। सिमिलरली x की वैल्यू कुछ और रखूंगा तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, राइट। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन का जैसा डिमांड होगा उस तरीके का वो वैल्यू ले लेता है, राइट। अब जनरली अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में हम वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम जनरली यूज करते हैं x y z, ठीक है। स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट लेटर्स को पिक करते हैं। कांस्टेंट के केस में गाइस इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग लेटर्स को पिक करते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग लेटर्स, ये किसके लिए? ये करते हैं कांस्टेंट्स के लिए। वेरिएबल्स के लिए इंग्लिश अल्फाबेट की जो एंडिंग लास्ट की जो लेटर्स होते हैं x y z, इन सम केसेस u v w भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी होगी, आई होप एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये बताने का रीजन क्या है गाइस, क्यों मैंने बताया कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर? देखिए जैसे कि मैं कह रहा था पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स ना 3 चीजों का यूज होता है। कोई भी एक पॉलिनोमियल का जो टर्म बनता है उसमें 3 चीजें होती है। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक होता है वेरिएबल्स, ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर, फिर होता है वेरिएबल, और फिर होता है हमारा कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या मुझे आप ये बता सकते हो इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर सिस्टम में वैसे थोड़ा सा इंटीजर क्या होता है इनको आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बताओ एक बार इंटीजर क्या होता है? चैट बॉक्स में बता सकते हो गाइस इंटीजर्स क्या होता है? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है सर। -1 -2 नॉन नेगेटिव। थोड़ा सा आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, चैट बॉक्स में बता दो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा इंटरनेट आपके वहां पे वीक हो सकता है। सर चैट बॉक्स में बता दो। मानस, अमृत, अनामिका, ओके। सो विश्वजीत का लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। श्याम का कहना है ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव वंस इज कॉल्ड इंटीजर। प्रियंका का कहना है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, ये सबका डेफिनेशन सही है। सबसे पहले नेचुरल नंबर में अगर बात करें तो सबसे बेसिक रहता है नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं।
गिनती के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4 5। उसके आगे आता है होल नंबर। जब ये नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा बनता है होल नंबर। अब उसके बाद आता है नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। अब यही जो नेचुरल नंबर है सबके आगे अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, ठीक है, तो 0 के राइट में पॉजिटिव वैल्यूज, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज। अब यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज में क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता, तो 0 के राइट में क्या होगा 0 1 2 3 इस तरीके से, और 0 के लेफ्ट में 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा गाइस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है दो चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि यार पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या अंतर है? तो सही सर, पॉजिटिव इंटीजर 1 हो गया 1 2 3 4 5 और नेगेटिव माइनस नहीं, एक बार वापस से बोलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो 0 को इंक्लूड करके होते हैं सर, 0 को नॉन इंक्लूड करके होता है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं जो 0 को इंक्लूड करके होते हैं। वेरी गुड, आई कैन सी चैट में भी निखिल ने लिख दिया नॉन नेगेटिव में 0 भी इंक्लूड करते हैं। तो गाइस पॉजिटिव, अब ये वही आंसर कर पाएगा जिसको 0 के बाद में। 0 क्या है? एक यूनिक इंटीजर है, और ये यूनिक इंटीजर नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, तो ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स का तो इसके अंदर क्या क्या आ गया? अच्छा थोड़ा बोर्ड से बाहर जा रहा होगा, थोड़ा सा कैमरे को शिफ्ट कर दें। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है कि इसमें क्या आ रहा होगा? इसमें आएगा सिंपल 1 2 3 एंड सो ऑन। बेसिकली जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे आएगा। लेकिन जैसे ही बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 भी आएगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएगा। आई होप ये चीज दिमाग में क्लियर हो गई हो, राइट। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें यूज होती है, एक होता है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारा वेरिएबल्स, और तीसरा होता है हमारा कांस्टेंट। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यहां से क्लियर हो चुका होगा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स मैंने जस्ट पढ़ाया है इससे जस्ट पहले, ओके। अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन पता है? पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन पता है? आप में से जिसको भी पता है वो खुद को अनम्यूट करके बताए। रोहित बताओ। पॉलिनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन होता है ना, कुछ an x to the power n ऐसा करके कुछ याद आ रहा है क्या? बुक में देखा होगा आपने। निखिल, नो निखिल, क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? पीयूष का कहना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पीयूष आप सही हो कहीं ना कहीं, बट कंप्लीटली सही नहीं हो। आप पॉलिनोमियल के अंदर एक कैटेगरी आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कह रहे हो। ठीक उसी तरीके से निखिल ने ax प्लस by प्लस c लिखा है। निखिल आप भी सही हो, बट आप भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जनरल एक्सप्रेशन बता रहे हो। मैं कह रहा हूं कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है? सर a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर n। वेरी गुड। क्या क्या नाम है आपका? प्रियांशु सर। अंशु। तो देखिए जो उन्होंने बोला ऐसा होता है an x टू द पावर n, ये n सफिक्स मतलब कि इसके नीचे रहता है, ठीक है। एक क्या रहेगा वो बताना है, तो an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। ठीक इसी तरीके से एक एक कम होते रहेगा an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। फिर ये साइकिल आगे चल रहा है चल रहा है चल रहा है,
फिर क्या होगा a2x स्क्वायर। जब ऐसे घटते रहेगा गाइस तो एक पॉइंट तो आएगा ना जहां पे a2x स्क्वायर हुआ, उसके बाद क्या होगा a1 x टू द पावर 1 होगा, और लास्ट में क्या होगा a0 x टू द पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ जो a यूज किया मैंने हर जगह पे, ये जो a1 यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूं a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an-1 an, ये जो सारे वैल्यूज है ना a वाले जितने हैं ये सब क्या है, ये सब हमारे कांस्टेंट है, ये सब हमारे कांस्टेंट। ठीक है, ये x वाले टर्म क्या है, ये x वाले टर्म हमारे वेरिएबल्स है। ठीक है, और x के ऊपर जो पावर दिख रहा है ना, x के ऊपर जो पावर दिख रहा है यहां पे लिख देता हूं मैं गाइस x टू द पावर 0 x टू द पावर 1 x टू द पावर 2 इस तरीके से x टू द पावर n, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे वेरिएबल वाले टर्म है। और यहाँ पे जो पावर्स है ना, सारे जो पावर्स हैं, सारे के सारे पावर्स जो होंगे दे विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि लंबा होगा, अगर लिखोगे तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बट ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। जनरल एक्सप्रेशन है गाइस कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा ना, उसमें एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा, अब देखो कांस्टेंट के ऊपर भी पावर हो सकता था, लेकिन 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, अब 5 भी हमारा कांस्टेंट है, 25 भी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर पावर लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर पावर लगेगा तो पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या ध्यान में रखना है, अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसका जनरल फॉर्म होगा an x to the power n plus an-1 x to the power n-1 an-2 x to the power n-2, इस तरीके से पावर एक एक करके घटते जाएगा और कहां पे आएगा लास्ट में x to the power 0। x to the power 0 कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 लगेगा तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 into a0, a0 तो हमारा कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये चीज क्या रहा, लास्ट वाला टर्म एक प्लेन कांस्टेंट टर्म रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल सर आवाज नहीं सुन रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। बाकी लोग, अमन, अमृत, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? सर आ रही है भाई, थोड़ा बावड़े हो गए क्या? थोड़ा सा देखो, कभी कभार जैसे मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, प्लीज अनम्यूट कर लो। ओके, तो जैसे मैंने गाइस थोड़ा सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, बीच में आपका मानस सेशन के स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि बीच में जब आपका इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो जाएगा उस टाइम पे आपको मेरी आवाज शायद नहीं आएगी, थोड़ा सा वीडियो लैगिंग होगा, बट दैट इज एन इशू ऑफ इंटरनेट। ओके, थोड़ा सा टाइम दोगे वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस अभी तक हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, क्या क्या चीजें हमने कवर की है। ए भैया आवाज क्या नहीं क्या बहुत, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एंड लास्टली ये हमारा क्या है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब गाइस पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन खाली अनम्यूट और म्यूट हो जा रहा है वो मैं वो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज आ रही है मेरे को, आप किसी से बात कर रहे हो वो भी आवाज आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। म्यूट अनम्यूट तो गाइस सिंपल सा, जब आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो आप उस टाइम पे खुद को अनम्यूट करोगे, इसके अलावा अगर आप खुद को अनम्यूट करोगे तो आपके उधर जो भी आवाज आ रही होगी वो मुझे सुनाई देगी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है किसी को? आई होप अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं किया। अनम्यूट में बस दिखा रहा है, तो आपकी आवाज मेरे को आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ तो बस अब क्लास करो आराम से। हाँ ठीक है। सो किसी को कोई डाउट है अभी तक? क्या करते? किसी को कोई डाउट है प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दो। नो सर। बाकी लोग एक बार कंफर्मेशन दे दो। नो सर। ठीक है। नो सर। हाँ कोई कुछ पूछ रहे बताओ। नो सर। सर एक्सप्रेशन फिर से समझा, एक्सप्रेशन। फिर से समझा दीजिए सर। हूँ रुक फिर से अच्छा ये करता हूँ। एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन हाँ वीडियो चलो था। पॉलिनोमियल नॉन रोहित, सबसे पहली चीज आपको बताया है, खुद को म्यूट करके रखो। जब आपको मेरे से बात करनी होगी तब करना। अगर आप अनम्यूट कर दोगे तो वहां पे जो भी बात कर रहे हो, आप जो भी आवाज निकालोगे सारा मेरे को भी आएगा और जितने पार्टिसिपेंट है उन सबको भी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है। यस मानस, व्हाट इज योर क्वेश्चन प्लीज बताइए। अच्छा उससे पहले फिर से बता दीजिए। हाँ एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में क्या है ना, सिंपल सा आप ये देखो कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो उसमें x के टर्म्स होंगे, x के पावर्स वाले टर्म होंगे और किस टाइप के पावर्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगे। ठीक है। तो ये देखो x टू द पावर n है, इसके आगे एक कांस्टेंट लगा हुआ है। x टू द पावर n माइनस 1 है, इसके आगे भी कोई दूसरा कांस्टेंट लगा हुआ है। x टू द पावर n माइनस 2 है, इसके आगे भी कोई कांस्टेंट लगा हुआ है। इस तरीके से x की जो पावर है वो देखो धीरे धीरे घट रहा है। इसके आगे जो कांस्टेंट लगा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो पावर है वो एक एक करके कम होते जा रहा है। ठीक है। x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, इस तरीके से जाते जाते लास्ट में कहां पे रुका है, x टू द पावर 0। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेते हैं n का वैल्यू 1, n का वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो गाइस ये अगर मैं साइकिल में इस साइकिल को फॉलो करूंगा तो n का वैल्यू 1 लेने से कहां तक जाएगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके का a1 x टू द पावर 1 प्लस ये नीचे 1 माइनस 1 0, ऊपर 1 माइनस 1 0, तो ये क्या बन जाएगा a0 x टू द पावर 0। यहाँ पे x क्या है, x एक सिंपल सा वेरिएबल है। a1 और a0 क्या है, a1 और a0 ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अब जैसे कि उन्होंने मेरे को लिखा था ax² वाला, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। देखो तो अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखता हूं तो ये साइकिल फॉलो होता है ये, n का वैल्यू 2 रखोगे तो x का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे यहाँ x का पावर 1 बनेगा, यहाँ पे x का पावर 0 बनेगा। x का पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे आया कि नहीं ax² प्लस bx प्लस c। तो उसी साइकिल वही एक्सप्रेशन में n की अलग अलग वैल्यू के कारण अलग अलग पॉलिनोमियल निकल कर आ रहे हैं। अब यही जब n का वैल्यू 1 होता है, आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल तो पढ़ा होगा ना, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता था, ax प्लस b होता था कि नहीं, कहते थे कि नहीं ax प्लस b। क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल का जो ये एक्सप्रेशन है इसमें n का वैल्यू को 1 रखा जाता था। n का वैल्यू को 2 रखोगे तो जो पावर की शुरुआत होती है वो x² से होती है। n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बनेगा कि नहीं। और ये क्या है, ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये n के अलग अलग वैल्यू के कारण अलग अलग एक्सप्रेशन निकल कर आ रहे हैं कि नहीं। n का वैल्यू 3 लिया तो यहाँ पे 4 टर्म दिख रहे हैं, n का वैल्यू 1 लिया यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं, n का वैल्यू 2 लिया यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना था वो सिंपल सा ये है कि अच्छा ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें n का वैल्यू 5 रखेंगे तो जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म होगा वो होगा x टू द पावर 5 और उसके बाद अगला टर्म x टू द पावर 4 वाला हो सकता है, उसका अगला टर्म x टू द पावर 3 वाला हो सकता है, x टू द पावर 2 वाला हो सकता है, x टू द पावर 1 वाला हो सकता है और लास्ट में कांस्टेंट आएगा। क्या इतना क्लियर है मानो सभी? यस सर। ओके, युविका का क्वेश्चन है a0 is not equal to 0। युविका
ए नॉट ना इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कांस्टेंट, सिंपल से एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इट, अब ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी जीरो नहीं हो, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है तो जीरो हो सकता है, बट दिस इज इक्वल टू जीरो ये लिखना गलत होगा। हो सकता है आपने जैसे कि इस टाइप का एक्सप्रेशन तो देखा होगा ना, x स्क्वायर प्लस 5, इस टाइप का एक्सप्रेशन देखा होगा, है कि नहीं? तो ये भी तो एक तरीके से इस जनरल एक्सप्रेशन में n का वैल्यू 2 रखने से आया, राइट? लेकिन उसमें क्या हुआ, x का पावर 2 तो आ गया, लेकिन x का पावर 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का पावर 1 के साथ जो कांस्टेंट लगाता है वो कांस्टेंट 0 होगा, ठीक है। x का पावर 1 के साथ जो कांस्टेंट लगा होगा वो 0 होगा, ठीक है। आई होप वो चीज क्लियर हो गई होगी। अंश, ये वाली चीज ना, मतलब ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है मैं अभी वो डिस्कस करता हूं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं रब करता हूं और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ताकि ये अच्छे से और डिटेल में हम डिस्कस कर पाए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलिनोमियल के अंदर अभी तक आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, ये जनरल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अंश, जैसे ही मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अभी शुरू करूंगा ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। बोर्ड में आप दिख रहा है, ओके। तो गाइस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ना दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होता है बताएंगे, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा इजी रहता है। जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 होते हैं तो मैं n का वैल्यू 1 लिख रहा हूं। जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 होते हैं तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। नाम सुना होगा, 9th में पढ़ा भी होगा आपने। जब एक ही टर्म होता है तो वो होता है मोनोमियल। जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होता है तो उसको कहते हैं क्यूबिक, सॉरी, जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होता है तो क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल। हाँ। 4 होता है तब पॉलिनोमियल। नहीं, म्यूट कर दो, कुछ बात नहीं। तो भाई पॉली जो होता है ना, बेसिकली पॉली वर्ड जो होता है ये मोर देन 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं, मोर देन 4 के लिए। अब आते हैं डिग्री के ऊपर, ठीक है। डिग्री के ऊपर आते हैं। सो जब डिग्री 1 होता है तो हम उसको कहते हैं लीनियर। जब डिग्री 2 होता है हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। रोहित खुद को अनम्यूट कर लो। जब डिग्री 3 होता है तो हम कहते हैं क्यूबिक, ठीक है। जब डिग्री 4 होता है, बेसिकली 3 तक ही आपको चाहिए होता है, उसे कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, ओके। अब सबके जो जनरल एक्सप्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा लीनियर होगा तो किस टाइप के टर्म होंगे, क्वाड्रेटिक होगा तो किस टाइप के टर्म होंगे, ये जानना जरूरी है। तो एक बार थोड़ा सा मैं इसे भी रोटेट कर देता हूं। देखिए जब डिग्री 1 होगा गाइस तो जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax प्लस b, ठीक है। जब डिग्री 2 होगा तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब डिग्री 3 होगा तो ax
क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जब डिग्री 4 होगा तो a इंटू एक्स पावर 4 प्लस b इंटू एक्स का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग, देखो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नया है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिर्फ ऑर्डर समझना है कि डिग्री अगर 4 है ना तो x टू द पावर 4 से शुरुआत करनी है, उसके बाद एक एक करके पावर घटाना है। तो एक x क्यूब का टर्म आएगा, फिर x स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक x का टर्म आएगा और लास्ट में कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 हो गया, x टू द पावर 0 हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ABCD जो लगा है यहाँ पे, जहां तक ABCDE लगा है, ये सारे के सारे क्या है? ABCDE, ये सब क्या है हमारे? ये है कांस्टेंट। ठीक है, ये है कांस्टेंट। और एक नया टर्म आता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या लीडिंग कोफिशिएंट पता है आप लोगों को क्या होता है? कोई बता सकता है लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? श्रेष्ठ, जो ये क्लासेस शुरू की है ये हमने आज से शुरू की है। अवंती की क्लासेस अप्रैल के महीने से दिल्ली से ऑलरेडी सेंट्रली चल रही है, जहाँ पे हमारे पहले बैच के स्टूडेंट्स उसमें एनरोल्ड है। ये हम उनके लिए हमने शुरू किया है जो छपरा में है और जिन्होंने अभी तक कोई क्लासेस वगैरह नहीं की है। ओके, साउंड नहीं आ रहा है? एक बार बाकी लोग मुझे रिप्लाई करना। क्लियर है मानस? ओके, तो एज आई वाज सेइंग, व्हाट इज लीनियर लीडिंग कोफिशिएंट? बता सकते हो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? पीयूष, अंश? The coefficient of the term of highest degree. वाह, और आपने जो चीज बोला है एग्जैक्टली युविका ने चैट में वही लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ हाईएस्ट डिग्री। अभिनव देखिए, ऑलमोस्ट लाइक एक दो लोगों को साउंड का इशू आ रहा है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप ईयरफोन्स यूज करो, और हो सकता है बीच में थोड़ा सा आपका साउंड का लैग आ रहा होगा, क्योंकि अगर साउंड का इशू होता तो बहुत लोग कंप्लेन करते, मुझे बस एक या दो का बीच में इशू आ रहा है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो टर्म के ऊपर सबसे ज्यादा पावर होता है, जिस टर्म के ऊपर सबसे ज्यादा पावर होता है, वो टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट। जैसे कि ax + b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यहीं पे सबसे हाईएस्ट पावर दिख रहा है ना, x का पावर 1, इसका तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट लगा है a, इसका कोफिशिएंट है a, तो यहाँ हमारा लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहला टर्म ax² पावर कितना है? 2, अगला टर्म bx पावर कितना है? 1, अगला टर्म c पावर क्या है? 0, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे वो x टू द पावर 0 हो रहा है। तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म, सबसे ज्यादा पावर कहां लगा हुआ है? वो लगा है यहाँ पे ax² वाले में, पावर कितना है? 2। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा पावर अगर पहला टर्म में है, तो उस पहला टर्म का जो कांस्टेंट है उसके साथ या जो कोफिशिएंट है वही इस केस में लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल भी इस तरीके से दिया हुआ है कि हर जगह पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? a है, हर जगह पे लीडिंग कोफिशिएंट a है। क्या ये चीज क्लियर है गाइस? डिग्री वन होने क्लियर है आप सबको? आई होप ये चीज बहुतों को पता होगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। बोल दो कि सर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखो अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो साथ में हमेशा आपको देखने को मिलता होगा। जब आप बुक्स में पढ़ते हो ना, तो वहां पे लिखा होगा ax² + bx + c = 0, वहां लिख देते साथ में abc कांस्टेंट है एंड a ≠ 0। यहाँ पे जितने भी लीडिंग कोफिशिएंट है ना, वो लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा
ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जाकर आप बोल सकते हो कि वो उतना डिग्री का टर्म है। जैसे कि a, अगर a मान लो ये तीसरा एक्सप्रेशन दिख रहा है आप लोगों को, ax³ + bx² + cx + d वाला, अगर उसमें a का वैल्यू 0 रख दिया, a का वैल्यू 0 रख दिया, तो क्या आप कह सकते हो कि वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अगर मैंने इस एक्सप्रेशन में ax³ + bx² + cx + d वाले में अगर मैंने a का वैल्यू 0 रख दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा? चैट बॉक्स में बताइए, यस और नो। प्लीज सब कोई पार्टिसिपेट करो। प्रियंका का कहना है नो, श्रेष्ठ का कहना है नो, बाकी लोग कम से कम 15-16 लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। शुभम, युविका, प्रियांशु, श्रेय, सबका कहना है नो, अंश का कहना है नो। अब इतने सारे नो हो गए हैं, मैंने बता दिया, तो अब जो भी बोलेगा वो नो ही बोलेगा। कोई ऐसा जो यस कहना चाहता है? So I can say सबका आंसर नो आ रहा है। ओके, सो हर जगह जैसे लीडिंग कोफिशिएंट a को 0 कर दोगे तो 0 × x³ 0 बन गया। 0 × x³ जैसे ही 0 बना, अब क्या बचेगा? वो टर्म खत्म हो गया, तो अब इसमें बचेगा bx² + cx + d, bx² + cx + d, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है? डिग्री 3। डिग्री क्या बताया मैंने? एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म था, 4। पहला टर्म का डिग्री है 3, दूसरा पहला टर्म का वेरिएबल का पावर है 3, दूसरा टर्म का वेरिएबल का पावर है 2, तीसरा टर्म में वेरिएबल का पावर है 1 और चौथा टर्म में वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल का पावर वहां पे हम बोलेंगे 0। अब 3 दिखा, 2 दिखा, 1 दिखा, 0 दिखा, उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसी को हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। उस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? जिस वेरिएबल पे आपको सबसे ज्यादा पावर दिख रहा है वही पावर हमारा उस एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमियल, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, या चलो मैं लेता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमेशा हम ट्राइनोमियल बोलेंगे? क्या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा ट्राइनोमियल बोलेंगे? यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स। रोहित ने बोला है नो, प्रियांशु का कहना है यस। अब यहां पे थोड़ा यस नो होगा, प्लीज पार्टिसिपेट करो गाइस। आई कैन सी यस नो के बीच में लड़ाई हो रही है, 50-50 चल रहा है। और बाकी लोग अभी तक 7-8 लोगों ने रिप्लाई किया। ओके, सो देख सकता हूं मैं कि अल्टीमेटली रिप्लाई जो आ रहा है यस आ रहा है, नो आ रहा है। मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हमेशा ट्राइनोमियल होगा? सो द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? थोड़ा यहां देखिए, मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है ax² + bx + c। ये क्या है? ये एक जनरल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें a b c क्या है? ये हमारे हैं कांस्टेंट। x क्या है? ये है हमारा वेरिएबल। लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने क्या बोला कि वो नॉन जीरो होगा, राइट। तो सबसे पहले जब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में सिर्फ ax² + bx + c आ रहा है, इसके साथ साथ आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये ax² + bx + c में abc हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, a हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसलिए उसे नॉन जीरो होना पड़ेगा। ये 3 चीजें जब क्लियर होंगी तभी जाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाएंगे। अब चलो
कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। अच्छा सिंपल सा जो कह सकते हैं कि यार a जो है वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन b तो 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कोई एक वैल्यू लेगा ना, कुछ केसेस में 5 लेगा, कुछ केसेस में 10 लेगा, तो कुछ केसेस में 0 भी तो लेगा, कुछ केसेस में नेगेटिव वैल्यू भी तो लेगा, राइट। तो अब कुछ एग्जांपल्स लिख दो ताकि और क्लियर हो जाए। एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो अक्सर हमने बहुत बार देखा होगा, x² + 4x + 3। अब चलो यहां से मैंने 3 को हटा, अब चलो मैंने एक बार 4x को हटा दिया, ठीक है, और लास्टली मैंने हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए कि इन चार में से, अगर मैं इसको ABCD का नाम दूं, ABCD, इन चार में से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, बताओ। यस निखिल बता रहा। मानस का नेट पे कवर हो गया, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना होगा मानस। ये चार दिख रहे हैं ना ABCD, इन चार में से क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है? पीयूष एंड प्रियांशु का कहना है डी, बाकी लोग? मानस का कहना है बी, प्रियंका का कहना है ऑल आर इन क्वाड्रेटिक, श्रेय का कहना है डी, अंश का भी आंसर डी आ रहा है, अभिनव, अमृत, अपूर्वराज पार्टिसिपेट कीजिए सब कोई, हर्षित, उसके बाद मैं देख सकता हूं मनीष मिश्रा, ओके। तो आई एम 2-3 लोगों के आंसर से मैं बहुत खुश हूं, वो है श्रेष्ठ, फिर प्रियंका, बिकॉज इन्होंने बोला है ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रीजन क्या है गाइस? अगेन आप ये डेफिनेशंस को ध्यान में नहीं रख रहे हो। डेफिनेशंस कौन से डेफिनेशंस? ये वाले, कि सिंपल सा डिग्री अगर 1 होता है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। डिग्री 1 का मतलब क्या है गाइस? एक्सप्रेशन में जहां भी वेरिएबल दिख रहा है उनमें अलग अलग पावर हो सकता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है। डिग्री जब 2 होगा, एक्सप्रेशन में अलग अलग टर्म हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर पावर मैक्सिमम 2 दिखना चाहिए, तब होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यहाँ जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये वाला, ये देखो यहाँ जिन जिन का आंसर बी था, डी था, सी था, ए था, उन सबको देखना है। ये एक्सप्रेशन में यहाँ वेरिएबल दिखा, यहाँ वेरिएबल दिखा, यहाँ वेरिएबल नहीं दिखा, यहाँ वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल है ही नहीं। गाइस जैसे डिग्री वाली चीज ना आपको लास्ट क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है, तो कोई अगर इससे आंसर नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा उसने क्लास 9th में ढंग से पढ़ाई नहीं की, क्या चीजें भूल चुका है। तो यहाँ पावर दिख रहा है 2, यहाँ पावर दिख रहा है 1, यहाँ पावर दिख रहा है 0, तो आपको सबसे बड़ा पावर बताना होता है ना, सबसे बड़ा पावर ही पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री होता है। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है? 2 है। यहाँ पे भी सेम चीज लगेगा ना, यहाँ पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पावर 1 दिख रहा है, तो डिग्री क्या होगा? डिग्री होगा 2। यहाँ पावर c का देखते हैं, c में x² पावर 2, 3, x नहीं दिख रहा तो पावर 0, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 0 है, पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री क्या बना? वो बना 2। एंड लास्टली x², पावर कितना है उसका? उसका पावर है 2, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हुआ? 2 ही तो रहा। क्लियर? अल्टीमेटली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे उस जनरल एक्सप्रेशन में अगर 10 टर्म है, अगर सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट वाला टर्म भी रहेगा ना, तो भी उसी के बेसिस पे आप डिग्री बता सकते हो, बाकी टर्म्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर आया? क्लियर हुआ गाइस? क्या ये चीज क्लियर हुआ? डिग्री वाली चीज क्लियर हुई आप लोगों को? आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा जिन लोगों का आंसर ए या बी या सी या डी था। ओके, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन था
कि क्या हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल होगा। तो अब तो बहुत क्लियर है ना, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होना चाहिए। यहाँ तो 3 टर्म मिल गया, क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ये ट्राइनोमियल है, तो BC क्या है, बाइनोमियल है, और हमारा D क्या है, वो मोनोमियल है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप अगली बार आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आई होप अब आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। बोलो क्लियर है ये चीज, समझ में आ चुका है? यस सर। ओके, तो सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं फिर, क्या बोलते हो? थोड़ा सा आगे नहीं एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? आज की क्लास का लर्निंग क्या रहा फाइनली, बोर्ड पे लिख देता हूं एकदम शॉर्ट में। कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके बेसिस पे फिर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, और उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा हैंड रिटन नोट्स भी हम आपके ग्रुप पे डाल देंगे, आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। साथ ही में आरडी शर्मा है, उसे रीड करना, एटलीस्ट एनसीईआरटी क्लास 9 का भी रीड करना है और क्लास 10 के भी स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस रीड करना है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि बहुत लोग अभी भी डिग्री में फंस रहे हैं। ठीक है, और तब जाके थोड़ा अच्छा सा डिस्कशन होगा और अगली क्लास में फिर थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह होगा, पोलिंग होगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी एवरीवन। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, ठीक है सर। यस सर, ओके सर, बाय सर। बाय Thank you, sir. बाय सर। बाय। थैंक यू सर।